हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने आईबीए का जो एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया था और उन्होंने ये कहा था कि एडिशनली 2010 में ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज से कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा लिया गया था। उसकी तुलना मैंने जो हमारे पेंशनर्स ने पेंशन स्कीम को ज्वाइन किया था बताया किसने पैसा दिया था और किसने नहीं दिया था। जब ये रेगुलेशन आया 1995, ये मैंने अपने रेगुलेशन से ले रखा है यहां से यहां तक। और 1995 में जो रेगुलेशन आया उसमें बड़ा स्पष्ट दे रखा था कि जो कंपोजिशन ऑफ फंड यानी पेंशन फंड का कंपोजिशन कैसे कैसे होगा। इस कंपोजिशन के अनुसार क्या है, ये रेगुलेशन 7 1995 के बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलेशन है, लगभग सभी बैंकों के समान है। इसके अनुसार 1995 में फर्स्ट ऑप्शन में 49.5% लोगों से उनका जो बैंक का एम्प्लॉयर का शेयर था वो लिया जाता है और उनको पेंशन दे दी जाती है। 1995 में यही इनके एग्रीमेंट में था और यही इनके स्मॉल कमेटी को इन्होंने अपने शर्तें, कंडीशंस, टर्म्स जो कुछ है वो दे रखी थी। लेकिन 1995 और 2010 यानी 15 साल के बाद 2010 में ये कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पर एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स से रिवाइज्ड बेसिक पे का 2.8% और कलेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयर का शेयर तो लेते ही लेते हैं, उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। जब रेगुलेशन 15 साल पहले आ गया था तो 2010 में यानी 1995 के 15 साल बाद ये कॉस्ट ऑफ पेंशन का कौन सा फंदा था जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉय से रिकवरी की थी। आप इस कंपोजिशन ऑफ फंड को पढ़ोगे, फंड का मतलब पेंशन फंड, तो यहां पता चल जाएगा कहां कहां से कौन कौन सा। मैं आपको कई बार बताया, फिर पढ़ के बता देता हूं। पहला है कि कंट्रीब्यूशन बाय द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर मंथ ऑन द पे ऑफ द एम्प्लॉय, यानी जो शेयर था बैंक का 10% हमारा जाता था, 10% बैंक का था। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था 10%, वो पेंशन फंड में जाएगा। एक बात। दूसरा, द अक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक टू द प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन अप टू द डेट ऑफ सच ट्रांसफर इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। और जिस डेट को सर्विंग एम्प्लॉय ने पेंशन को अडॉप्ट कर लिया उस डेट तक का अक्यूमुलेटेड पीएफ और उसका इंटरेस्ट यहां पे जाएगा, यानी उसका खुद का पैसा एक पैसा भी नहीं जाएगा। द अमाउंट कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक अलोंग विद इंटरेस्ट refunded by the employee who had retired before the notified date but who opt for pension in accordance with the provisions contained in these regulations। और 1995 से पहले जो लोग रिटायर हो गए थे वो क्या देंगे, उनका कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक, बैंक का कंट्रीब्यूशन और उसके साथ में इंटरेस्ट, यानी यहां भी उनसे कोई अपना पैसा नहीं लिया गया। ये 1995 ये मांग थी उसकी। और द इन्वेस्टमेंट इन एन्युटीज और सिक्योरिटीज परचेज आउट ऑफ द मनीज ऑफ द फंड एंड इंटरेस्ट। और पीएफ वालों ने यदि कहीं से एन्युटीज में, सिक्योरिटीज में लगा दिया, वहां से पैसा आया वो भी वहां जाएगा। अमाउंट ऑफ एनी कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द कैपिटल असेट्स ऑफ द, और इस पैसे से कोई कैपिटल असेट्स खरीद ली हो तो वो पैसा वहां जाएगा। सारा का सारा एम्प्लॉयर का शेयर है, यहाँ कोई एम्प्लॉयज का और ऑफिसर्स का नहीं है। The additional annual contribution made by the bank in accordance with the provisions contained regulation 11। और रेगुलेशन 11 में यह कह रखा है कि हर साल 31 मार्च को एक एक्चुअरी कैलकुलेशन करेगा और इसमें कोई शॉर्ट फॉल होता है तो उसकी पूर्ति की जाएगी, यानी बैंक ही करेगा, एम्प्लॉयज का कोई लेना देना नहीं है। एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड फंड, और कोई भी इन्वेस्टमेंट दिया गया है फंड में उसको जाएगा।
अमाउंट ऑफ कंसिडर कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक, और यहाँ ये फैमिली पेंशनर पर वही नियम लागू होते हैं जो पेंशनर पर लागू थे। यानी इसके ए टू एच सब क्लॉजेज में ये कहीं भी नहीं दे रखा है कि आप जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उस शेयर से अलावा पैसा आप एम्प्लॉय या ऑफिसर से लोगे। और ये 1995 का रेगुलेशन है, एक वैलिड रेगुलेशन है, इसका ये वायलेशन नहीं कर सकते। पहले ऑप्शन में 1995 में इन्होंने रेगुलेशन का पालन किया और एक भी पैसा ना ऑफिसर से लिया ना एम्प्लॉय से लिया। लेकिन जैसे ही, क्योंकि उस समय अफवाह उड़ गई थी पीएफ में फायदा है, तो एक विकल्प फिर दोबारा आया 2010 में। जब 2010 में एक विकल्प और आया तो उस समय 49.5% लोगों से एम्प्लॉयर का हिस्सा तो लिया ही लिया गया, साथ में रिवाइज बेसिक पे का 2.8% भी लिया गया था। अब इनसे यह पूछा जाए भाई तुम्हारे रेगुलेशन में ये कहां लिखा हुआ है? जब रेगुलेशन में नहीं लिखा हुआ है, रेगुलेशन से बाहर की चीज है, तो ये अल्ट्रा वायरस है। ये अल्ट्रा वायरस है तो इसका मतलब ये अनलॉफुल है, ये मेलाफाइड है, ये आर्बिट्रेरी है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो पैसा इन्हें रिकवर किया है इस चीज को सेवाराम जी माननीय सुप्रीम कोर्ट में उठाएं, क्योंकि ये पैसा लेकर के इन्होंने एक इंप्रेशन दिया, एक नैरेटिव सेट किया कि जो पेंशन फंड है वो एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है, जबकि ये गलत है। पेंशन फंड केवल और केवल रेगुलेशन 1995 के अनुसार, रेगुलेशन 7 सब क्लॉज ए टू एच के अनुसार बना हुआ है। अब हम आते हैं दूसरी चीज पर कि क्या कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ये झुठला सकता है इस पिक्चर के सामने आने के बाद कि 2010 में जो पेंशनर से पैसा लिया गया था, एम्प्लॉय ऑफिसर से जो पैसा लिया गया था, और उसका जिक्र आईबीए के एफिडेविट में भी है एडिशनली करके, क्या इसका लेने के हकदार थे? ये बिल्कुल नहीं थे। इनके आईबीए के एफिडेविट में ये जो बात कही गई है सिर्फ इसलिए कही गई है, ये दिखाना चाहते हैं वहाँ पर कि जो पेंशन फंड है वो एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन से बनाए, जबकि झूठ है। अब चलो वहाँ चल लेते हैं। अब भाई ये 49% ने पहले ले लिया और 49 to 5% से आप ये कंट्रीब्यूशन लेते हो, तो पहले वालों से क्यों नहीं लेते हो? पीछे वालों ने क्या बुरा किया था? और इस चीज का जिक्र आईबीए माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे 2022 में करता है। यानी ये जो 49.5% है, इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश की गई है। जैसे आज मैंने डाला था कि जो 2001 से पहले जो डीएन्यूट्रलाइजेशन था वो झूठ बोलकर मिस इन्फॉर्म दे करके ये कोर्ट से जजमेंट ले लिया, सुप्रीम कोर्ट से, वहां किसी लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दे दिया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल मान लिया, और उस पीआईएल के माध्यम से अब उस पर सुनवाई होगी। जो लोग हैं इससे संबंधित वो अपने आप कर लेंगे, जैसा वेणुगोपालन साहब डाल। ये सारा हौच पौच इन लोगों ने जो किया है, ये शायद ये सोचते हैं कि किसी को कुछ भी पता नहीं है, सबको सब पता है। और मैं तो यही कहूंगा, अपना 5-5, 10-10 के ग्रुप में वकीलों से बात करके, ये इतना बड़ा मैटर है कि आपके पैसे को कोई नहीं मार सकता है, इनको वापस करना पड़ेगा। और यही नहीं, पीएफ का रेलवे डिपार्टमेंट में पहले पीएफ हुआ करता था, बाद में उनको पेंशन मिली, और केवल जो पीएफ का पैसा उनका आता था वो कटा, और एम्प्लॉय ने कोई पैसा नहीं दिया, और उनका भी पेंशन अपडेशन होता है। ये इतनी बड़ी चीज है कि यदि इसको कोर्ट में उठाया जाएगा और कोर्ट दिमाग में आएगा कोर्ट के में, कहा ये हो क्या रहा है, आर्बिट्रेरीनेस, मेलाफाइड इंटेंशन, अनरीजनेबलनेस, इलीगैलिटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बिल्कुल ही लॉ में अलाउड नहीं है और ना कोर्ट अलाउड करेगा। पॉइंटों को सही प्रकार से रखा जाए तो आपको ये पैसा भी मिलेगा,
और पेंशन अपडेशन भी मिलेगा। जो लोग हैं वीर हैं, लगे हुए हैं, और करना तो आपको पड़ेगा, दूसरा कोई आएगा नहीं। जैसा वेणुगोपालन साहब ने कहा है कि बाद में मत कहना कि हमको ये नहीं मिला। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।